नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की मैं लेके आई हूँ आपके सामने, उसका शीर्षक है शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ सहित सब छोटे बड़े, अमीर गरीब और हर वर्ग के लोग विलासिता में बहुत गहरे तक डूबे हुए थे। हर तरफ नाच गाना, आमोद प्रमोद, आहार विहार में सब हर वक्त डूबे रहते। सामाजिक व्यवस्था और कर्मचारी, कारीगर, व्यवसायी, कोई भी इन दुर्गुणों से अछूता न था। कोई तीतर बटेर लड़ाता, कोई चौरस बिछाकर खेलता, कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा रहता। राजा हो या रंक, हर संप्रदाय के इंसान चरस, गांजा, अफीम आदि का सेवन करते और मस्त रहते। अजीब सा साम्राज्य फैला था चारों तरफ। बर्बादी के आसार नजर आ रहे थे। मिर्जा सज्जाद अली और उनके दोस्त मीर रोशन अली दोनों प्रातःकाल से ही नाश्ते के बाद शतरंज की बिसात बिछाकर बैठ जाते और खेल में इतने बेखुद हो जाते कि उन दोनों को ये भी खबर ना रहती कब दोपहर हुई, कब शाम ढली, कब रात आ गई। घर के अंदर से बार बार खाने के लिए बुलावा आता, कोई मेहमान आता तो बुलाया जाता, कोई और बात होती तो आवाज़ें दी जाती, मगर क्या मजाल ये दोनों अपनी जगह से हिल भी जाएं। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई छोटा बड़ा या बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए कोई लिहाज ना था। उनके दीवान खाने में ही बिसात बिछाई जाती। उनकी घरवाली, नौकर चाकर, मोहल्ले वाले इस मनहूस खेल की वजह से बहुत कोसते और इस बुरे रोग को बड़ा बुरा कहते। बहुत बुरा आलम था। बेगम रात में लताड़ लगाती तो मिर्ज़ा साहब सारा दोष मीर साहब के ऊपर थोप देते कि मैं तो आने के लिए तैयार रहता हूँ, मीर साहब मानते ही ना हैं, बार बार कहते हैं एक बार और एक बार, और इस तरह से वो मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। एक दिन की बात है, बेगम साहिबा के सिर में बहुत तेज़ दर्द उठा। उन्होंने अपनी नौकरानी से कहा, जा जल्दी से मिर्ज़ा साहब को बुला ला और कह दे कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है, किसी हकीम से जल्दी से जाके दवा ले आएं, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। नौकरानी घबरा के दौड़ती हुई गई और मिर्ज़ा साहब से सारा हाल बताया और बोली कि तुरंत आपको बुलाया है बेगम साहिबा ने। तो मिर्ज़ा साहब बोले, तू चल, जाके कह दे कि मैं अभी आता हूँ। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था, ऊपर से तेज़ दर्द ने उनका चेहरा सुर्ख कर दिया था। गुस्से में नौकरानी के ऊपर चिल्लाईं कि जाके कह दे तुरंत आ जाएं, वरना मैं खुद ही हकीम साहब के पास चली जाऊंगी। मिर्ज़ा उस वक्त बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही किश्तों में जीत उनकी बाकी थी। झल्ला कर बोले, ज़रा सा भी सब्र नहीं है बेगम को? क्या उनका दम निकला जा रहा है जो इतना नाटक कर रही हैं? जाके कह दे मैं अभी आता हूँ। मीर साहब बोले, अरे यार, बेगम को तेज़ दर्द है, जाकर सुन लो ज़रा, नहीं तो बिगड़ जाएंगी। औरतों का मिजाज वैसे भी सख्त होता है। मिर्ज़ा ने तुनक कर कहा, हाँ, ताकि तुम हार जाओ तो हार का तुम्हें दुख ना हो, तुम्हें यही डर है ना? मीर बोले, हार जीत की बात बाद में करना यार, अब मैं हरगिज़ ना खेलूँगा जब तक तुम बेगम की बात ना सुन लोगे अंदर जाके। मुझे नहीं अच्छा लगता कि वो तकलीफ़ में रहें और तुम यहाँ खेलते रहो।
मैं वादा करता हूँ, मैं मोहरों को हाथ भी न लगाऊंगा। मैं बरामदे में चला जाता हूँ। इस तरह मीर साहब बरामदे में जाके खड़े हो गए तो मिर्ज़ा को मजबूरन अंदर जाना पड़ा। बेगम त्योरियां चढ़ाकर बोली, दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। तुम्हें तो निगोड़ी शतरंज से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम्हें इतनी प्यारी है कि चाहे कोई मरे या जिए आपकी बला से। आप तो उसी के पीछे दिल जान से सुबह से रात तक लगे रहते हो। ना तुम्हें किसी बात की फिक्र रहती है। तुम्हारी बला से घर में आग लगे या कुछ भी हो, सब कुछ मैं ही देखूं। मिर्ज़ा बोले, क्या करूं बेगम। मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आया हूँ। कभी कहते हैं एक बाजी और, कभी कहते हैं अभी रुक जाओ। तुम ही बताओ, बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। बेगम बोली, तुम दुत्कार क्यों नहीं देते उसे। मिर्ज़ा बोले, अरे बराबर का आदमी है, खैर करो। बेगम बोली, तो ठीक है, तुम ना सही मैं ही दुत्कार देती हूँ। अरे नाराज होते हो तो हो, मेरी बला से मुझे क्या। मिर्ज़ा बोले घबरा के, अरे नहीं, ऐसा ना करना, गजब हो जाएगा। क्या मुझे जलील करवाना चाहती हो। लोग क्या सोचेंगे। और मीर साहब मेरे दोस्त हैं, मुझसे नाराज़ ना हो जाएंगे। बेगम गुस्से से दीवान खाने में जाने के लिए खड़ी हुई तो पीछे से मिर्ज़ा साहब मिमियाए, खुदा के लिए मान जाओ बेगम, तुम्हें हजरत हुसैन का वास्ता, मेरी मैयत देखो जो उधर जाओ। और हर तरह से कस्में दी, उनके पीछे दौड़े। उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, लेकिन बेगम ना मानी और ऐसे बढ़ती गई जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। मीर साहब बाहर टहल रहे थे, फिर क्या था। बेगम ने आगे बढ़कर सारी बाजी पलट दी, मोहरें इधर उधर फेंक दी और किवाड़ जोर से बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। मीर साहब ने चूड़ियों की खनक में ये शोर शराबा सुना तो घबरा गए और सब समझ गए और अपने घर जाने में ही उन्होंने अपनी भलाई समझी। इस तरह उस दिन की बाजी और चाल सब धरी की धरी रह गई। अब दोनों परेशान रहने लगे कि शतरंज का खेल कहाँ खेला जाए। फिर मीर साहब ने कहा, कोई बात नहीं, अभी तक तुम्हारे यहाँ खेला जाता था, अब जमावड़ा मेरे घर में रहेगा। तो मिर्ज़ा साहब बोले, तुम्हारे घर में सब लोग मौजूद हैं, वहाँ कैसे खेलेंगे। मीर साहब बोले, परेशान ना हो, दीवान खाने में बिसात बिछेगी, वहीं हम लोग खेलेंगे। फिर मीर साहब के दीवान खाने में बिसात बिछने लगी। उनके घर में भी वही कोहराम मच गया कुछ दिनों बाद जो मिर्ज़ा साहब के घर में था। उनकी बेगम, नौकर और मोहल्ले वालों ने कानाफूसी शुरू कर दी। नौकरों ने बेगम से शिकायत की कि बेगम साहिबा, दोनों लोग आठों पहर पान का हुक्म, कभी मिठाई, कभी नाश्ता, कभी हुक्का, कभी कुछ, हमको दौड़ाते हैं, हमारे पाँव में छाले पड़ गए हैं। हम तो आपके गुलाम हैं, आपका नमक खाया है, पर अपने आका की बाहर बुराई सुनकर हमें बहुत रंज होता है। बेगम साहिबा, आप कुछ करिए ना। बेगम बोली, मेरे बस का नहीं है, ये दोनों शतरंज के मरीज हो चुके हैं। उधर राज्य में अब हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जा रही थी। अंग्रेज कंपनियों का ऋण बढ़ता जा रहा था। कोई किसी की फरियाद सुनने वाला ना था। इस तरह से राजनीति के रंग दिख रहे थे जो कि दिल दहलाने वाले थे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं
जैस्मिन की जुबानी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। एक दिन दोनों मित्र शतरंज के रंग में डूबे हुए थे और उसकी दलदल में गोते लगा रहे थे। तभी नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला मीर साहब से कि बादशाही फौज के अफसर सिपाहियों के साथ बाहर घोड़ों पे सवार होके आए हैं और आपको पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुरंत उनको बाहर बुला के लाओ। मीर साहब बोले जाकर कह दो उन अफसरों से कि मीर साहब घर में नहीं हैं। अफसर ये सुन के ताज्जुब में पड़ गया। वो बोला अगर अब कोई घर में नहीं था तो तू पूछने क्या किससे गया था, बुलाने किसको गया था? नौकर बोला साहब मैं बेगम साहिबा को बताने गया था, उन्होंने ही कहलवाया है। अफसर बोला तो ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। उन्हें मोर्चे पे लेने के लिए मुझे आदेश दिया गया है और उनको कल साथ में लेके जाऊँगा, यही हुक्म है। अफसर के जाते ही मीर साहब की रूह कांप उठी। समझ गए बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये कमबख्त कल फिर आएगा और मुझे साथ ले जाएगा और मैं फौज में दाखिल होके दुश्मनों से लड़ते हुए मारा जाऊंगा। यही सब ख्याल से वो परेशान हो गए। मिर्ज़ा बोले परेशान ना हो, एक ही रास्ता है। वो बोले जल्दी बताओ क्या किया जाए, रात भर का टाइम है। तो मिर्ज़ा बोले उसे तुम घर पे ना मिलो तो ही ठीक है। ऐसा करते हैं कल से गोमती के किनारे जो पुराना खंडर है वहीं पे बिसात बिछाई जाए। वीराने में किसी को भनक भी ना लगेगी और दोनों खेल भी लिया करेंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी ना मिलेगा। इस बात से दोनों खुश हो गए और दूसरे दिन मुंह अंधेरे दोनों लोग बगल में दरी और शतरंज के खेल के सामान और डिब्बे में गिलोरियां भरकर खंडर की तरफ पहुंच गए और खंडर में जाकर बिसात बिछा ली और दोनों खेल में मशगूल हो गए। अब रोज़ यही इनका अड्डा बन गया था। एक दिन वो दोनों खंडर में शतरंज की दलदल में गोते लगा रहे थे और खेल में मशगूल थे कि अंग्रेज़ फौज उधर से गुजरी जिसमें करीब 500 लोग रहे होंगे। वो वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करने आए थे। उन्होंने बिना खून खच्चर के वाजिद अली शाह को गिरफ्तार किया और धीरे धीरे वो फौज फिर वापस लौट गई और दोनों चुपचाप दम साधे खड़े रहे दीवार की आड़ में। दोनों लोग उनके जाते ही फिर खेलने लगे। अब की मिर्ज़ा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। वो सुबह से हार रहा था, इसलिए चेहरे पे झल्लाहट के भाव थे। वो मूड बदल के बोला कि अब नहीं खेलेंगे, कल खेला जाए। अब मेरा दिल नहीं है, अंदर से तबीयत भी ठीक नहीं है। मीर साहब ने उनका पीछा न छोड़ा। बोले अब हार रहे हो तो दुनिया भर की बातें बता रहे हो। मैं आज तुमसे खेल के रहूँगा, जीत रहा हूँ तो तुम बाजी छोड़ के भाग रहे हो। मिर्ज़ा साहब मजबूर होके फिर खेल में लग गए। अब शाम हो गई थी। खंडर में चिमगादड़ों का आना जाना शुरू हो गया था। वो चीख रही थी। अबाबीलें अपने घोंसलों में लौट रही थी। भयंकर वातावरण हो रहा था। सब तरफ सन्नाटा साए साए बोल रहा था, पर दोनों खिलाड़ी जैसे जुनून सवार था दोनों पर। आज मिर्ज़ा की कई बाजियां फिर पलट गईं। वो हारने लगे। ये बाजी भी उन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन जीतने का दृढ़ निश्चय करके अब वो बार बार खेल रहे थे। वो भी मीर को दिखा देना चाहते थे कि मैं भी तुमसे कम नहीं। मीर साहब बार बार जीत रहे थे,
इसलिए उसी उमंग में कभी गाना गाने लगते, कभी उछल के फप्तियाँ कसते, कभी कुछ और गज़लें गाने लगते। इस तरह तरह से मिर्ज़ा को चिढ़ा रहे थे। मिर्ज़ा को ये सब नागवार गुज़र रहा था, लेकिन उन्होंने कोई विरोध ना किया क्योंकि वो दोस्त था। आखिर में उन्होंने झल्ला के मीर से कहा, दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। आप बार बार बाजी और चाल क्यों बदल रहे हैं? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, इसीलिए मैं बार बार हार रहा हूँ। आप क्यों छेड़ रहे हैं बार बाजी को? चुपके से मोहरे इधर की उधर रख देते हैं आप। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। मीर साहब हत्थे से उखड़कर बोले, मैंने कब चाल बदली, कब मोहरे छेड़ी? तुम झूठ बोलते हो। अब हार रहे हो तो इल्ज़ाम लगा रहे हो। इस तरह दोनों में तकरार बढ़ती गई। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे और फिर बातचीत तेज़ आवाज़ में होने लगी और फिर दोनों एक दूसरे को अनर्गल बातें बोलने लगे, उल्टी सीधी बातें कही जाने लगी। दोनों एक दूसरे के ख़ानदान पे कीचड़ उछालने लगे और बड़े बूढ़ों को कोसने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, जागीरों के लिए भी ताने देने लगे और कोई भी ऐसा शब्द ना छोड़ा जिससे एक दूसरे के दिल को ना तोड़ सकें। और इतनी नीचता पे उतर आए कि एक दूसरे का अपमान करते करते हाथापाई पे उतर आए। फिर दोनों ने प्रतिशोध की आग में जलकर अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और एक दूसरे को ललकारा। उनके अंदर इंसानियत और दोस्ती मर चुकी थी। इस समय सिर्फ बदले की भावना में तप रहे थे, जल रहे थे और एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू थे। उस वक्त नवाबी जमाना था। तलवार कटार अक्सर लोगों के पास रहा करती थी। सब हर वक्त इस सामान को अपने साथ रखते थे। विलासी थे पर कायर नहीं थे। अतः दोनों ने पैतरे बदले और तलवारें चलानी शुरू करी। किसी भी तरह एक दूसरे पर रहम ना किया, ना विवेक से काम लिया और दोनों की तलवारें चमकी। छपाक की आवाज़ आई और उसी के साथ दोनों लोग ज़मीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगे और बहुत देर तक दोनों तड़पते रहे। तड़प तड़प के दोनों ने वहीं पे अपनी जान दे दी। अंधेरा घिर चुका था, मोहरें सजी हुई थी, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। अब ऐसा लग रहा था मानो खंडर और उसकी दीवारें, टूटी हुई मेहराबें, धूल से सनी मीनारें इन दोनों लाशों को देखकर अपना सिर धुन रही थी। इस तरह शतरंज के खेल और खिलाड़ियों का अंत हुआ। साथियों, हमने देखा किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, चाहे वो हमारे मनोरंजन का साधन हो या कोई और बात। हर चीज़ लिमिट में ही ठीक लगती है और मौका देखकर ही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हर चीज़ का एक वक्त होता है। इन चीज़ों की जुनूनियत बहुत ख़राब होती है। अगर हमारे अंदर भी किसी भी बात का कोई शौक़ है तो उसे इस तरह से जुनून ना चढ़ाएं कि ना टाइम का अंदाज़ा रहे, ना अपने काम काज का, ना अपनी जिम्मेदारियों का, और हर वक्त उसी में डूबे रहें। तभी ये सब बातें आसपास वालों को नागवार गुजरती हैं, वरना कोई भी किसी के शौक़ में बाधा नहीं डालता है।
जब किसी बात की अति होती है तभी हर तरह की बातें इधर उधर से लोग बोलना शुरू करते हैं, चाहे वो घर वाले हों, चाहे नौकर चाकर, चाहे मोहल्ले वाले हों या समाज का कोई और वर्ग, क्योंकि हर चीज़ की ज़ाती पर सबकी निगाह जाती है। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। इसलिए हमें जो भी अपना शौक़ रखना है या जिस चीज़ की हमारी हॉबी है उसको लिमिट में ही अपने अंदर रखना है, और जब हमें टाइम मिले और जब उसका मौका हो तभी हमको इसका इस्तेमाल करना है। साथियों, मेरी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ईश्वर से मेरी आज भी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आपको बहुत अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गम ना रहे और हर तरह से आप फले फूलें, कामयाब हो और आपकी उम्र दराज हो, आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिले जिसकी आपको तमन्ना है, और आपके सब संगी साथी, घर वाले और सब दोस्त सलामत रहें और हमेशा आप उनके साथ खुश रहें। अब अगली कहानी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे साथियों। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।